हंसना हंसाना आदत है मेरा, हंसना हंसाना आदत है मेरा, सबको अपना बनाना आदत है मेरा। हंसना हंसाना आदत है मेरा, सबको अपना बनाना आदत है मेरा। वैसे तो लोग मुंह फेर के चले जाते हैं, लेकिन सबको आवाज़ देकर बुलाना आदत है मेरा। सबको आवाज़ देकर बुलाना आदत है मेरा। हेलो दोस्तों, मैं आनंद वर्मा आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान बाजार में। जी हाँ दोस्तों, आज हम इतिहास के लगातार टॉपिकों में आज हम बात करने वाले हैं प्राग ऐतिहासिक काल में। जी हाँ, आज के पहले 2 वीडियो आपका इतिहास के बारे में अपलोड कर दिया गया है, आप जाकर के प्लेलिस्ट से ज़रूर देख लें। उसमें हम बात किए थे ऐतिहासिक स्रोत के बारे में और विदेशियों के वृत्तांत के बारे में। आज हमारा है प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। तो दोस्तों, आज भी हम बहुत अच्छे तरीके से, मज़ेदार तरीके से इतिहास को पढ़ने जा रहे हैं, जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे और ऐसा तरीका आप कभी पढ़े भी नहीं होंगे। तो चलिए बनते हैं इतिहास के साथ। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों कि प्राग ऐतिहासिक काल और दूसरा देखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा हमारा ऐतिहासिक काल के रूप में बांटा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ से हम प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं, उस समय को कहते हैं जिस समय कोई भी चीज़ लिखित में नहीं है, लिखित प्रमाण नहीं मिलता है। उस कालखंड को हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। और उस समय लिपि भी नहीं थी और लिखने का भी कला नहीं था। दूसरा हम देखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखित प्रमाण तो मिलता है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। मतलब कह सकते हैं कि लिपि का तो निर्माण था, लिपि का प्रचलन था, लेकिन उस समय की लिपि को आज तक के किसी भी लोग के द्वारा पढ़ा नहीं गया है। तो इस तरह के काल को हम आद्य ऐतिहासिक काल के रूप में रखते हैं। इस समय के बारे में बात करें आद्य ऐतिहासिक काल में, तो हड़प्पा सभ्यता इसका एक प्रमुख उदाहरण है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में लिपि का प्रचलन था, लेकिन उस लिपि को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है, मतलब पढ़ा नहीं गया है। तो ऐसे कालखंड को हम आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। और तीसरा हम बात करते हैं दोस्तों ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में उस समय को रखा जाता है जिस समय के इतिहास के बारे में लिखित प्रमाण भी मिला है और जिसको पढ़ा भी गया है, तो उसको हम लिखित से भी मिला है और पढ़ा भी गया है, तो उसको हम ऐतिहासिक काल में रखेंगे। तो यहाँ से ये आसान हो जाता है कि प्राग ऐतिहासिक काल, जहाँ से कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला है, लिखित प्रमाण नहीं मिला है तो उसको पढ़ा भी नहीं गया है। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखित प्रमाण मिला है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है। और तीसरा ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखित प्रमाण भी मिला है और जिसको पढ़ा भी गया है, उसको हम ऐतिहासिक काल के रूप में जानते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम जानेंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पाषाण युग और दूसरा है कांस्य युग और तीसरा है लौह युग। यहाँ से देखेंगे दोस्तों, पाषाण युग, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। तो पत्थर की युग, मतलब इस युग के बारे में हम बात करें तो वैसा युग जब मनुष्य पत्थरों का इस्तेमाल अपने औजारों को बनाने के लिए, पत्थरों का इस्तेमाल अपने जानवरों को मारने के लिए, अपना शिकार बनाने के लिए उपयोग करते थे, उस युग को हम पाषाण युग के नाम से जानते हैं। इस समय के सारे लोग पत्थरों के इस्तेमाल करके अपने जीवन यापन को चलाते थे। दूसरा हम देखेंगे कांस्य युग। जब सभ्यता बढ़ती गई तो आने वाले दिनों में कांस्य मतलब कांसा का खोज हुआ। अधिकतर औजारें कांसा के बनने लगे और सारे औजार इस युग में कांसा के बनते थे, इसीलिए इस युग का नाम कांस्य युग ही रख दिया गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों लौह युग के बारे में। लौह युग के बारे में इससे साफ पता चलता है कि लोगों ने लोहे का खोज कर लिया था और अपने सारे हथियार, जो भी औजार होते थे, उसे लोहों के द्वारा लोहा से बनाने लगे। तो इस कालखंड को हम लौह युग के नाम से जानेंगे, अर्थात लोहा तक लोगों का पहुंच हो गया था, उस युग को हम लौह युग के नाम से जानते हैं। मित्रों, यहाँ पे हम बात करेंगे कि पाषाण युग को पुनः 3 भागों में बांटते हैं। एक पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों में विभक्त कर दिया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। मित्रों, यहाँ पे हम देखेंगे इसके कालखंड की बात कर लें तो पूरा पाषाण काल को 25 लाख से 10,000 BC के बीच के समय काल को पूरा पाषाण काल में रखते हैं। और दूसरा
मध्य पाषाण काल में 10,000 से 4,000 BC के समय काल को हम मध्य पाषाण काल में रखते हैं। और तीसरे की बात करें तो नव पाषाण काल, जो 10,000 से 1,000 BC के बीच के समय काल को हम नव पाषाण काल कहते हैं। मित्रों, इस समय को लेकर के बहुत सारे बुक में विविधियां हैं, बहुत सारे बुक में कुछ अलग अलग समय भी दिया गया है, तो उसको आप ध्यान रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि पूरा पाषाण काल के समय क्या क्या लोगों के द्वारा किया गया, क्या क्या खोजा गया, उसके बारे में बात करते हैं। पूरा पाषाण काल में लोगों को जीविका का जो मुख्य आधार था वो शिकार करना था, और वो जानवरों को शिकार करके अपने पेट को पालते थे, भोजन करते थे। दोस्तों, उस समय शिकार करने का मकसद उसका अपना पेट पालन भी था, और शिकार करने के क्रम में वो सारे लोग पूरे मनोरंजन भी किया करते थे, मस्ती भी किया करते थे। जैसे आज के युग में देखा जाए तो हम लोग खेल में इंटरेस्ट होते हैं या फिर कुछ वीडियो शो देखने में इंटरेस्ट होते हैं, और उस समय के लोग ना तो खेल खेलते थे और ना ही कुछ और करते थे। उस समय के लोग मनोरंजन के लिए शिकार ही किया करते थे, जंगलों में जाकर के शिकार किया करते थे। और इस समय पूरा पाषाण काल में ही आग का खोज कर लिया था। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। इसका कालखंड हमने देखा 10,000 से 4,000 BC मतलब हमने बताया है पिछले वीडियो में कि बिफोर द बर्थ ऑफ चर्च। बिफोर द बर्थ ऑफ चर्च मतलब ईसाई के जन्म के पहले के जितने साल थे उसको हम BC के नाम से जानते हैं। तो आप उस वीडियो को भी जाकर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। इसमें हम देखेंगे मध्य पाषाण काल में 10,000 से 4,000 BC के बीच के काल को मध्य पाषाण काल कहते हैं। और इस समय लोग कृषि करना शुरू किए थे, थोड़ा बहुत कृषि किया करते थे। अब देखते हैं दोस्तों नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में इसका कार्य जो है 10,000 से 1,000 BC के बीच का समय को नव पाषाण काल कहते हैं। और इस समय लोग पहिया बनाना शुरू कर दिए थे। चक्का जो है उससे गाड़ी बनाना, बैलगाड़ी वगैरह का निर्माण करने लगे पहिया का निर्माण के बाद। और इसके बाद यहाँ के लोग अब अस्थायी निवास करने लगे। ये जो दोनों युग था, दोनों काल था, इस समय लोग घुमंतु थे, है ना। इस जंगल में यहाँ शिकार किए, फिर दूसरे जंगल में वहाँ जाके शिकार किए। मतलब शिकार करने के दौरान ये लोग भागते फिरते थे। लेकिन नव पाषाण काल में जब कृषि का इन्होंने खोज कर लिया और कृषि करना स्टार्ट कर दिया, तो उसे कृषि करने के लिए किसी भी क्षेत्र में रहना जरूरी होता है। इसीलिए इन लोगों ने कृषि का स्टार्ट कर दिया, तो इस सब का अस्थायी निवास भी करने लगे, एक जगह रुक करके वहीं पे निवास करने लगे। उसके बाद इन लोगों ने पशुपालन भी शुरू कर दिया। यहाँ के नव पाषाण युग के, नव पाषाण काल के लोगों ने पशुपालन भी करना शुरू कर दिया। और सबसे पहला पालतू जो था, पालतू जानवर, वो कुत्ता को बनाया। कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि मनुष्य सर्वप्रथम तांबा धातु का उपयोग औजार के रूप में करता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि तांबा धातु का किस रूप में उपयोग किया था, है ना। तो यहाँ पे आप जानेंगे कि औजार के रूप में तांबा धातु का उपयोग किया था। और सबसे पहला औजार जो बनाया था उन्होंने, वो कुल्हाड़ी को बनाया था। जी हाँ दोस्तों, कुल्हाड़ी को वो सबसे पहला औजार बनाया था, क्योंकि कुल्हाड़ी से वो जानवरों को मारने में, अकेटक के लिए, शिकार करने के लिए, या फिर पेड़ पौधे या लकड़ियाँ काटने के लिए इस्तेमाल करते थे। और यहाँ से देखेंगे कि तांबा धातु जो है उसका प्राप्ति स्थल अतिरमपक्कम को माना जाता है। यहाँ से अतिरमपक्कम से ही तांबा धातु का प्राप्ति होता था। तांबा धातु प्राप्त किया जाता था अतिरमपक्कम से। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम जानते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल में अन्न उत्पादक स्थल, अन्न मतलब होता है भोजन, अनाज उत्पादन स्थल जो है वो हमारा मेहरगढ़ को माना जाता है। मेहरगढ़ अन्न उत्पादक स्थल में माना जाता है। और मेहरगढ़ की बात करें तो ये पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत का एक भाग है मेहरगढ़। वहीं से अनाज उत्पादन के बारे में जानकारी मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि कृषि का जो है प्राचीन फसल, जो कृषि यहाँ से करना शुरू किया था, तो सबसे पहला जो फसल था वो गेहूँ और जौ था। गेहूँ और जौ सबसे पहला फसल था, और सबसे उसमें भी दोनों में से पहले पूछे तो गेहूँ को माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, कौन से अनाज को प्रयुक्त किए थे, तो वो दोस्तों चावल है।
सबसे पहले प्रयुक्त किए जाने वाले अनाज को चावल ही वो अनाज है जिसको सबसे पहले प्रयुक्त किया गया। अगला हम बात करते हैं तो कृषि का प्रथम उदाहरण जो मिलता है वो मेहरगढ़ से ही मिलता है। जैसे यहाँ हमने देखा था मेहरगढ़ यन उत्पादक है ना, तो ये हमारा मेहरगढ़ जो पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत में है, तो वहाँ से ही प्रथम उदाहरण मिलता है कृषि का। दोस्तों चावल का प्राचीनतम साक्ष्य जो मिला है वो कोल्डिहुआ से मिला है। चावल के बारे में जब भी पूछा जाएगा क्वेश्चन तो आप सही उत्तर करेंगे कोल्डिहुआ को, क्योंकि कोल्डिहुआ से ही चावल का साक्ष्य मिला हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे फैक्ट के बारे में। तो देखिए दोस्तों कि प्रथम भारतीय पुरातत्व कलाकृति का खोज, यहाँ पे हम देखेंगे कि पुरापाषाण कलाकृति है ना। पुरापाषाण कलाकृति मतलब क्या है कि पूरी तरीके से उस समय पत्थरों के ही कलाकृति किया जाता था, पत्थरों पर ही किया जाता था, या फिर पत्थरों के द्वारा ही मूर्तियां बनाई जाती थी, उसे हम पुरापाषाण कलाकृति के नाम से जानते हैं। या फिर उस समय के लोग गुफाओं का निर्माण करके गुफा के चारों तरफ पत्थर पर ही कलाकृति किया करते थे, डिजाइन बनाया करते थे, उसी को हम क्या कहेंगे, पुरापाषाण कलाकृति का खोज जो किया था वो पल्लावरम में है। पल्लावरम एक स्थल का नाम है, जगह का नाम है, वहीं पे किया गया था। अब हम देखेंगे दूसरा कि भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार, पूर्व प्रस्तर युग जो पहले के युग थे, पुरापाषाण कालीन युग थे, उस समय के अधिकांश औजार जो होते थे ये होते थे स्फटिक का। स्फटिक मतलब क्या होता है दोस्तों, पत्थर होता है, पत्थरों के ही औजार होते थे, क्योंकि ये क्या है, पाषाण काल के बारे में कह रहा है, तो उस समय के सारे औजार जो थे वो पत्थरों के ही बनाए जाते थे। इसके बाद हम बात करते हैं रॉबर्ट ब्रूस फूट, ये नाम आपको याद रखने हैं और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है कि रॉबर्ट ब्रूस फूट जो थे ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में पुरापाषाण कालीन औजारों का खोज किया था। पुरापाषाण कालीन औजार मतलब पुरापाषाण काल में जितने भी तरह के औजार थे उसका खोज रॉबर्ट ब्रूस फूट ने किया था। और कब किया था दोस्तों, तो 1863 ईस्वी में इन्होंने किया था। भारत की सबसे प्राचीन नगर जो है, प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो को भारत की सबसे प्राचीन नगर के नाम से भी जाना जाता है और मोहनजोदड़ो को ही मृतकों का टीला भी कहा जाता है। तो ये चीज़ हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता में, जो आपका अगला वीडियो में होगा हड़प्पा सभ्यता, और उसमें भी बहुत ही मज़ेदार तरीके से हड़प्पा सभ्यता को हम कंप्लीट करेंगे। और हड़प्पा सभ्यता से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसको भी हम कंप्लीट करेंगे, तो आप उस वीडियो को भी देख लेंगे। देखिए इसके बाद क्या आता है, ताम्रपाषाण युग की बड़ी बस्ती। ताम्रपाषाण मतलब होता है तांबा, जिस समय तांबा का प्रचलन था उस समय की सबसे बड़ी बस्ती के बारे में बात करें तो इनाम गांव था। इसका नाम देखिए दोस्तों, इनाम गांव। ये जो संबंधित है ये जारवे की संस्कृति से संबंधित था। ये जो गांव था इनाम गांव, बड़ी बस्ती इनाम गांव, जो जारवे की संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति से संबंधित था, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। भारत में शिवालक पहाड़ी में दोस्तों यहाँ से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। जीवाश्मों की प्रमाण जो है वो शिवालिक पहाड़ी से मिलता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार पूछा भी गया है ये, तो आप इसको भी याद रखेंगे। भारत में मनुष्य संबंधी पहला साक्ष्य जो मिला है वो नर्मदा घाटी से मिला है कि यहाँ पे इस क्षेत्र में मनुष्य निवास करते थे, तो उसका प्रमाण नर्मदा घाटी क्षेत्र से ही मिला है। तो आप इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। और दोस्तों इस तरह से आज हमने प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कर लिया है। और मैं कह सकता हूं कि इन सारे चीज़ों के अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछ सकता है। यदि आप इसे कंप्लीट कर लें तो आपका आने वाले एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सब आप सही उत्तर दे पाएंगे। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश और नए जुनून के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।